नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपका जो अभी इंटरव्यू होने वाला है, जनरली हम लोग प्री या मेंस में ना भारत के मुद्दे पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे पढ़ते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कम पढ़ पाते हैं और इंटरव्यू में यहाँ से सवाल आते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, जो भारत के अन्य देशों के साथ हैं, अन्य संस्थाओं के साथ हैं, पड़ोसी देशों के साथ हैं, और जो भी मुद्दे पिछले एक साल में चर्चा में रहे उन पे चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो सोर्स है वो विज़न आईएएस का मेंस 365 है। पहला वीडियो में डायरेक्ट इसी से हाईलाइट भी कर दिया हूँ कि इनको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, और दूसरे वीडियो में हम लोग अभी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा तकनीकी खामी, इसलिए नया प्रयोग है, हो सकता है दिक्कत हो आप लोग को, लेकिन जो भी है पढ़ाने का प्रयास करेंगे, संवाद करने का प्रयास करेंगे। दो तीन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो आपको ना समझ होना चाहिए, यहाँ बेसिक वो नहीं पूछेंगे कि ये कब बना, वो कब बना, उनको भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन बेसिक ना ऐसा पूछते हैं सवाल कि भारत इस बार अध्यक्ष था, उसका महत्व क्या है, G20 का महत्व क्या है, G20 के सामने चुनौतियाँ क्या हैं, अभी ये जो गलियारे की बात हुई वो क्या है, भारत का सार्क से संबंध कैसा है। तो अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रुचि है, आपकी दुनिया के देश कैसे आपस में व्यवहार कर रहे हैं, या इसके अलावा आप ना सामान्यतः पेपर 7 भी, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर 7 में भी आता है, और इंटरव्यू के लिए मेन वीडियो फोकस है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है भारत और G20 के बारे में। आपको पता था कि सबसे ज़्यादा चर्चित, बहुचर्चित मामला G20 ही था इस बार। तो भारत और G20 की अगर हम बात करें, तो भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, और ये पहला तो मोटो ही पूछेंगे कि इसका क्या था, तो इसका था वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अब पहला सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं कि भारत ये जो G20 की अध्यक्षता की है, इसका महत्व क्या है, फायदा क्या है भाई, फालतू खर्चा हो गया। तो पहला महत्व ये है कि हमने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया, मतलब हम ये दिखाया कि भाई हम भी दुनिया के नेता हैं। दूसरा महत्व ये है कि ये ग्लोबल साउथ की ना अभिव्यक्ति है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि भैया ग्लोबल साउथ है क्या, तो ग्लोबल साउथ, देखिए दुनिया को अगर आप ऐसे देखेंगे, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो जनरली जो इसके उत्तर के देश हैं ना वो अमीर हैं, और इसके दक्षिण के देश गरीब हैं। जैसे जो भी अमीर देश आपके दिमाग में आए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, सब इसके ऊपर में है। एक ऑस्ट्रेलिया बस थोड़ा अमीर है जो नीचे है। तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सभी देश सामान्यतः अमीर हैं उत्तर में, और जो दक्षिण के देश हैं वो सामान्यतः गरीब हैं। जो भी अफ्रीका के, जो भी लैटिन अमेरिका के देश, जो भी एशिया के देश, सामान्यतः वो गरीब हैं। तो ये माना जाता है कि ग्लोबल साउथ मतलब दुनिया के गरीब देश, और ग्लोबल नॉर्थ मतलब दुनिया के अमीर देश। तो भारत अपने को गरीबों का नेता बोलता है। तो हम, जैसे अफ्रीका है, ये गरीब देश है, तो हम लोग ने अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया, मतलब एक ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति की, कि जो साउथ के जो गरीब देश हैं उनके नेता हम हैं। इसके अलावा इसमें एक आर्थिक अवसर क्या, मतलब भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारा। अभी हम देखेंगे कि भारत से मध्य पूर्व मतलब ये जो सऊदी अरब, ईरान वाला क्षेत्र है, मध्य पूर्व, और फिर वहाँ से यूरोप को जोड़ने के लिए गलियारा हम लोग बना रहे हैं। जो चीन अपना सिल्क रूट बना रहा है ना, उसी के काउंटर में। और अगर आप अध्यक्षता करोगे तो हमारे प्रभाव का विस्तार तो होगा ही। तो ये इसका, अगर आप बोलेंगे, महत्व है भारत की अध्यक्षता का, मतलब केवल खर्चा नहीं हुआ है। अगली चीज़ है कि G20 का महत्व क्या है। G20 है क्यों भाई। पहला है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता का समर्थन करता है। देखिए G20 क्या है, वो ये बोलता है कि दुनिया केवल अमीर देश या जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो नहीं चलाएंगे। बाकी जो विकासशील देश हैं, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका टाइप के, वो भी दुनिया कुछ, मतलब दुनिया के विकास में भागीदारी देंगे, और दुनिया में वित्तीय स्थिरता होना चाहिए। पहले क्या था, इन लोग G7, G8 बना के रखे थे, तो ये केवल अमीर देश थे, इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो इसीलिए G20 बना कि जो बाकी देश भी हैं उनको भी आपको विकास में लेना पड़ेगा, तभी वित्तीय स्थिरता आ सकेगी। इसके अलावा वैश्विक विकास के समझ जो भी चुनौतियां हैं उसका समाधान करना, मानव संसाधन विकास करना, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि और कोई भी संगठन आएगा ना और उसका महत्व अगर आपसे पूछेगा तो यही पॉइंट चिपकाना है आपको। चुनौतियाँ क्या हैं,
हर संगठन की यही चुनौती भी होगी भाई, अलग अलग देश हैं तो सबकी अलग अलग हित होंगे, अलग अलग प्राथमिकताएं होंगी, यही तो चुनौती होंगी ना। इसके अलावा G20 संस्था और इसके समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यह भी अधिकांश आपसे सार्क की चुनौती पूछे, सबके अलग अलग हित हैं, भारत का अलग हित है, पाकिस्तान का अलग है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। और देशों के बीच आपस में भू राजनीतिक तनाव है, जैसे मान लीजिए रूस यूक्रेन का चल रहा है, भारत चीन का चल रहा है, तो आपस में ही चुनौती है, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हम साथ कैसे रहेंगे। और वैश्विक चुनौतियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया, जैसे अब इसराइल में कोई संकट है तो भाई प्रतिक्रिया देना चाहिए ना, अब दुनिया के इतने बड़े संगठन हो तो ये नहीं देते प्रतिक्रिया, ये बोलते हैं हमको क्या लेना देना। अगला ये सवाल आपसे बस बेसिक पूछ सकते हैं कि इसका नाम सुने हो क्या, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। देखो ये भारत है, उसके बाद यहाँ से हम कैसे जाएंगे, ये मध्य पूर्व वाला इलाका है, ठीक। ये पूरा जो इलाका है इसको मध्य पूर्व बोलते हैं, आपसे पूछ सकता है कि मध्य पूर्व क्या है, तो ये पूरा इलाका मध्य पूर्व का है। और यहाँ से हम ये जो जाते हैं, ये फिर हम ग्रीस पहुँच गए, यूरोप, तो ये हम एक लाइन बना रहे हैं कि इससे हम यूरोप से व्यापार करेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका महत्व क्या है, तो भारत क्या है, यूरोप से जुड़ेगा, यूरोप से आगे जाके अमेरिका से जुड़ेगा। कोई भी कॉरिडोर आप बनाओगे तो क्या होगा, व्यापार लागत कम हो जाएगी, एकीकरण होगा, आपूर्ति श्रृंखला होगी, ठीक। और इससे ये बोल रहे हैं कि लागत कम होगी और क्या बोलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, ये इसका महत्व है। हाँ, ये जो अभी हम बोले कि अफ्रीकी संघ जो है G20 का स्थायी सदस्य बना, तो इसका महत्व क्या है, तो G20 के लिए पहला तो अफ्रीका में विश्व के जो 60% नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं वो हैं, मतलब अफ्रीका बहुत बड़ा देश है ना, यही दक्षिण अफ्रीका यही बोलता है कि तुम हमको स्थायी सदस्य भी नहीं बनाते, दुनिया के 54-55 देश हैं हमारे यहाँ, तुम हमको इज्जत ही नहीं देते, मतलब दुनिया के 1/4 देश तो अफ्रीका में ही है। इसके अलावा भारत क्या है कि भारत वही जो ग्लोबल साउथ की बात है कि उसकी अभिव्यक्ति बनना चाहता है। और अफ्रीका के लिए महत्व ये है कि कोई भी ऐसा दिक्कत होगी तो वो अपने मुद्दों को उठा सकता है इस मंच के माध्यम से, ठीक। अफ्रीकन यूनियन क्या है, तो ये 55 देशों का समूह है जो 2002 में बना, ये बस बेसिक आप ध्यान रखिए। फिर अगली चीज़ है कि ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, ये भी आपको पता होगा। ब्रिक्स क्या है, 5 देशों का, पहले 4 देशों का समूह था, BRIC, B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना। 2009 तक ऐसा था, 2010 में साउथ अफ्रीका भी बन गया, तो ये ब्रिक्स बन गया। अब नए देशों को भी जोड़ा गया, तो अब नाम तो आप बदल नहीं सकते, कैसे ब्रिक्स MI थोड़ी करोगे, लेकिन ये देश जुड़े हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये ध्यान रखिएगा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE, इनको पूर्णकालिक स्थायी सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। अब ब्रिक्स का महत्व क्या है, मतलब ब्रिक्स है क्यों, तो ऐसा समझो, इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करोगे, मतलब दुनिया को ना, इंटरव्यू आप देने वाले हो तो थोड़ा सा अलग तरीके से समझो। दुनिया में क्या है कि दुनिया में ये जो अमेरिका या यूरोप के देश मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन लोग क्या है अपनी हेजीमनी बना के रखें, मतलब ये जैसे आप IMF आपको पता होगा, वर्ल्ड बैंक आपको पता होगा, इसका ना कोई अध्यक्ष ही नहीं बना गैर अमेरिकी, गैर यूरोपी, गैर जापानी, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। तो दुनिया के जो बाकी देश हैं, जैसे चीन आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, रूस आगे बढ़ रहा है, साउथ अफ्रीका बढ़ रहा है, ब्राज़ील बढ़ रहा है, तो इनको लगा यार हम क्यों उनकी हेजीमनी में रहें, हम एक काउंटर वो खड़ा करते हैं ना, मतलब इनके ऊपर एक दबाव डालते हैं, ये अपना बैंक बनाए हम अपना बैंक बना लेते हैं, ये अपना रिजर्व बनाते हैं हम अपना बना लेते हैं, मतलब ये ना दुनिया के जो अमीर देश हैं जो अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहते हैं, यूरोपी और अमेरिका और जापान, इनके खिलाफ एक काउंटर है। तो आपको हमेशा लगता होगा ना, अभी सवाल भी पूछेंगे चीन हमारा दुश्मन है क्या, हर जगह दुश्मन नहीं है भैया, समझे, ब्रिक्स में तो दोस्त हैं हम लोग, विरोध कर रहे हैं अमेरिकी उसका, मतलब हम लोग चाहते हैं कि दुनिया ना बहुध्रुवी हो। देखो 2 टाइप के ध्रुव होते हैं, एक होता है एक ध्रुवी दुनिया, तो अभी एक ध्रुवी मतलब केवल अमेरिका दुनिया का दादा हो, फिर एक होता है द्विध्रुवी, ये बीच में था शीत युद्ध के समय जब अमेरिका और रूस 2 दादा थे दुनिया के। भारत चाहता है कि दुनिया के 2 दादा क्यों हों, कई दादा हों, तो भारत चाहता है कि कई गुंडे हों, सब अपने हिसाब से रहें, तो भारत बहुध्रुवी दुनिया बनाना चाहता है।
भारत विडॉलरीकरण करना चाहता है। विडॉलरीकरण मतलब समझ रहे, हर चीज़ अभी डॉलर में होता है। भारत बोलता है क्यों डॉलर में चलेगा भाई, हमारे रुपए में लो, रूबल में लो, किसी में भी लो, डॉलर में क्यों लोगे। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभाव बढ़ेगा इससे। तो ये आपका महत्व है। अब भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व अगर आपसे पूछेंगे तो भारत के लिए क्या है, भारत के लिए पहले तो जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, WTO है, इनमें अगर आपको सुधार करना है तो इनमें सब अमीर देशों का प्रभाव है। भारत इनसे दोस्ती करके, मतलब बाकी जो दुनिया में गैर अमेरिकी, गैर यूरोपीय और जापान, ठीक यूरोप में ही आ जाता है जापान, मतलब क्या बोलेंगे विकास के स्तर पे, तो भारत सुधार पे जोर देना चाहता है। इसके अलावा एक तटस्थ मंच है, अगर आपको कोई भी, जैसे चीन से हमारी दुश्मनी है लेकिन ब्रिक्स जब होता है ना तो हम दोस्ती कर लेते हैं। संस्थाओं में सुधार होना चाहिए, जिसमें भी सुधार। IMF आपको पता है कि जैसे बाकी जगह तो एक व्यक्ति एक वोट होता है, IMF में 20% वोटिंग अमेरिका की अकेले की है। मतलब IMF में ऐसा है कि जो जितना पैसा देगा उतना उसकी वोटिंग, और हम बोले हम पैसा दे देते हैं, बोलते हैं नहीं, जो दे चुके वही देंगे। तो इसके अलावा जो आपका SDG है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कृषि के लिए, तो ये सब में ब्रिक्स का भारत के लिए महत्व है। अब ब्रिक्स का विस्तार क्या है, ब्रिक्स में क्या है कि मतलब चुनौती क्या है, तो हर संगठन में वही चुनौती होगी कि यार आंतरिक मतभेद है, आपस में लड़ाई करते हैं, सब अपना अपना हित है, ठीक, सबके आर्थिक विकास के स्तर अलग अलग है, ये बेसिक चुनौती है जो हर जगह होगी। फिर भारत और हिंद प्रशांत की बात आ जाती है। हिंद प्रशांत मतलब समझते, इंडो पैसिफिक, मतलब जैसे अगर मान लो ये इंडिया है तो ये पूरा इंडो वाला इलाका, और इधर जो प्रशांत महासागर है अमेरिका के पास, प्रशांत मतलब दोनों तरफ से जाओगे तो जो इंडो पैसिफिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो एरिया है उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक। तो भारत मतलब इसका महत्व ये है कि इस एरिया से दुनिया के व्यापार का 50% हिस्सा होता है, भारत का 90% व्यापार यहीं होता है। तो भारत बोलता है कि यार चीन क्या है, यहाँ अलग अलग अपने सैन्य वो बना रहा है अड्डे, तो भारत बोल रहा है कि एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत हो। मतलब ये आप ध्यान रखना कि स्वतंत्र हो, खुला हो और समावेशी हो, ठीक। और भारत क्यों, क्योंकि भारत का 90% व्यापार यहीं से है, तो ये आप ध्यान रखना। और भारत इसीलिए अपने नौसैनिक जो क्षमता है उसको बढ़ा रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, ये सब पता रहना चाहिए हमको। फिर हमारा एक पॉलिसी, इतना तो नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड मतलब होता है चार, क्वाड्रिलेटरल आप समझते होगे। तो हिंद प्रशांत में यही देश तो है ना, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यही देश तो हैं। तो दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में इतना योगदान है, तो भारत क्या है कि क्वाड के माध्यम से, इन चारों देशों के माध्यम से जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है इस क्षेत्र में उसको काउंटर करना चाहता है। सभी देश को पता है कि यार अकेले हम नहीं रोक सकते, तो सब मिल के रोक रहे हैं। चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो एक संस्थागत नहीं है, दूसरा शीत युद्ध वाली मानसिकता है कि सामने चीन रूस हैं। इसके अलावा ये अन्य क्षेत्रीय समूह से अलग है, मतलब क्षेत्रीय टाइप का नहीं है, और अभी कोई इसका वो भी नहीं कर रहा है, समर्थन भी नहीं कर रहा है। चुनौती क्या है, अगर आपसे बोले क्वाड्स की चुनौती क्या है, तो एक तो है कि भाई चीन बोलेगा तुम हमसे दुश्मनी कर रहे, समझ रहे। इसके अलावा भारत ना एक तरफ तो ब्रिक्स के साथ है जो क्वाड के खिलाफ हैं, मतलब क्वाड में क्या है, अमेरिका जापान, इन्हीं का तो विरोध कर रहे हैं ना, अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया का हम ब्रिक्स में, और इधर हम उन्हीं के साथ हो जा रहे हैं, तो वो भी दिक्कत है। रूस ईरान जैसे देश भी भारत से दूर हो सकते हैं, क्योंकि रूस ईरान अमेरिका के दुश्मन हैं। आपको मैं एक वो दिखाता हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने में आपको ये भी मजा आएगा। दुनिया में ना दो गुट हैं, एक तरफ है रूस, दूसरे तरफ है अमेरिका। अब रूस के कौन कौन से दोस्त हैं, रूस का एक दोस्त है चीन, रूस का एक दोस्त है ईरान, ठीक, मध्य पूर्व में रूस का दोस्त है ईरान। तो रूस को कुछ भी करना रहता है तो ईरान से काम करता है। USA के पूरे जो यूरोप के देश हैं, जो नाटो के सदस्य हैं, वो दोस्त हैं। मध्य पूर्व में USA का दोस्त है सऊदी अरब, और USA का देश है दोस्त है इजराइल। तो आप पूरी जो घटना देखोगे ना, सऊदी और ईरान में इसीलिए दुश्मनी। ईरान बोलता है कि हम मुस्लिमों के नेता हम हैं, सऊदी बोलता है हम हैं। ईरान में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है मुस्लिमों की वो शिया मुस्लिमों की है, सऊदी में सुन्नी मुस्लिमों की है। तो दोनों अपने को नेता बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं, ठीक, इसीलिए दोनों की लड़ाई हो रही। ईरान को सपोर्ट रूस का है, अमेरिका का सपोर्ट सऊदी अरब के ऊपर है।
जब इजराइल से लड़ना रहता है तो दोनों साथ हो जाते हैं क्योंकि मुस्लिम एकता की बात आती है। लेकिन अभी देखो इजराइल उतना अत्याचार कर रहा है, सऊदी अरब आराम से, सऊदी अरब की उससे दोस्ती हो रही क्योंकि अमेरिका के दोनों दोस्त हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। ठीक, अब भारत आसियान हो गया। आसियान बेसिक फैक्ट हम लोग चर्चा करेंगे। आसियान 1967 में बना, 10 देश हैं और ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। भारत क्या है, इसका चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत की एक ईस्ट पॉलिसी। पहले भारत एक नीति लेके आया था जिसको बोलते थे लुक ईस्ट। लुक ईस्ट मतलब पूर्व की ओर देखो। लेकिन फिर अभी बोला गया यार देखने से कुछ नहीं हो रहा है, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो अभी एक ईस्ट पॉलिसी मतलब पूर्व की ओर। जैसे भारत है, भारत के पूर्व में यही सब देश हैं, म्यांमार, वियतनाम, ठीक, आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो इनके साथ भारत अच्छे संबंध बनाना चाह रहा है और चुनौतियां अलग अलग हैं। वही है, एक तो भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, चीन के साथ भी हमारी वही चुनौती है। आसियान देशों का चीन के साथ विवाद है, भारत वहाँ जाता है तो फिर बाकी देशों को दिक्कत होती है। तो ये सब चुनौतियाँ हैं। फिर एक है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल इसलिए पूछ सकता है कि भारत ना राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य। राष्ट्रमंडल मतलब होता है कि जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे ना, उनका समूह। तो भारत बोला कि हम संप्रभु हैं लेकिन चलो शामिल हो जाते हैं, तो उसी को राष्ट्रमंडल बोलते हैं। ये आप ध्यान रखना कि कॉमनवेल्थ इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। कॉमनवेल्थ मतलब जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे उनका समूह है और भारत शामिल हो गया था कि ठीक है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई ये तो उपनिवेशवाद ही तो हो गया ना, तुम क्यों शामिल हुए, आपस में सामंजस्य नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन भारत बोलता है ठीक है यार, हैं तो हैं। कॉमनवेल्थ गेम भी होता है। भारत राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 1983 में कराया था, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कराया था। अगली चीज़ है गुट निरपेक्ष आंदोलन। यहीं से समझो कि दुनिया में ये पहले ना शीत युद्ध हो रहा था। शीत युद्ध में दुनिया में दो गुट थे, एक गुट था रूस का जो समाजवाद की बात करता था, दूसरा गुट था अमेरिका का। और ये दोनों बोलते थे या तो तुम हमारे साथ आओ या तो हमारे खिलाफ रहो। भारत जैसे देश बोले कि हम तुमसे भी फायदा लेंगे, तुमसे भी फायदा लेंगे। गुट निरपेक्ष मतलब दोनों से दुश्मनी नहीं, गुट निरपेक्ष मतलब दोनों से फायदा उठाना है। तो इसीलिए भारत, मिस्र, इंडोनेशिया ऐसे देश, युगोस्लाविया, ये गुट निरपेक्षता की स्थापना की है। अब दो गुट हैं ही नहीं दुनिया में, तब गुट निरपेक्षता की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, ये बेसिक पूछे तो पूछे, इतना नहीं पूछता। गुट निरपेक्षता ध्यान रखना कि दो गुट थे, गुट एक गुट दो। हम बोले ना तो हम यहाँ ना तो हम यहाँ, हम बीच में रहेंगे। मतलब बीच मतलब हम दोनों तरफ, हमको अमेरिका से मदद लेना था उससे लिए, रूस से लेना था उससे लिए, दोनों को लगा यार दे देते हैं जिससे फायदा, मतलब हो सकता है भारत हमारे साथ आ जाए। ये क्या इसका है, तो उपनिवेशवाद खत्म हो जाता है, बहुपक्षवाद हो, ये सब चाहता है गुट निरपेक्ष देश। फिर भारत की एक नीति जिसको बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब होता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं ना, उनको हम प्रथम, पड़ोस प्रथम की नीति। ठीक, और एक इसी में आया प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब ये है कि जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो हम बांग्लादेश को कुछ दिए तो हम चाहते हैं हमारा भी वो फायदा करे। नॉन रेसिप्रोसिटी बोलती है कि यार केवल दो, लेने का मत सोचो। समझ रहे? तो भारत अब जो नीति को अपनाता है वो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। भारत बोलता है कि यार हम केवल जो हमारे पड़ोसी देश हैं ना उनको देंगे। पड़ोसी मतलब कौन, जो सार्क के नहीं है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान तो हमारे बस का है नहीं। तो हम बोलते हैं कि जो पड़ोसी हैं इनको हम पहला प्राथमिकता देंगे। और इसका महत्व क्या है, एक तो चीन से मुकाबला करने के लिए। चीन क्या है कि जितने हमारे पड़ोसी देश हैं ना सब के अंदर घुस रहा है। नेपाल में वो कर रहा है, भूटान में। अब नेपाल वाले ना, पहले ऐसी स्थिति थी कि नेपाल बोल रहा था कि यार हमको मिला लो ना भारत में, भूटान का राजा बोल रहा था कि यार हमको मिला लो। मतलब वो अलग नहीं रहना चाह रहे थे, अभी भारत को आंख दिखा रहे हैं क्योंकि चीन उनको सपोर्ट दे रहा है। तो चीन का मुकाबला करना ज़रूरी है। तब हम दूसरा ग्लोबल साउथ वाली जो बात की हम गरीब देशों की। तो तीसरा एक सॉफ्ट पावर होता है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब सेना। सॉफ्ट पावर मतलब होता है जो आपकी संस्कृति होती है ना, जैसे भारत और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध है, तो ये सॉफ्ट पावर कहलाता है। ठीक,
ये हमारी ज़रूरी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोस प्रथम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी उनकी संस्कृति जुड़ी है, सभी गरीब हैं। हम चीन का मुकाबला करेंगे और आपस में व्यापार और निवेश करेंगे। चुनौतियां क्या हैं? कई विवाद हैं आपस में, जैसे पाकिस्तान से है, अब नेपाल से हो गया। दूसरा, बिग ब्रदर की अवधारणा। ये जो देश है ना, ये भारत को बोलते हैं तुम यार बड़े भाई टाइप व्यवहार करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में इंटरफेयर करते हो, तो इसलिए गुस्साते हैं। इसके अलावा घरेलू राजनीति, अब श्रीलंका में लिट्टे हैं, लिट्टे भारत के तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु में उनका सपोर्ट है, श्रीलंका बोलता है तुम लिट्टे को सपोर्ट देते हो, इस टाइप की दिक्कत होती है। नेपाल में जो होता है वो बोलता है भारत वाले करते हैं, तो ये सब दिक्कत है सार्क के लिए। एक और दिक्कत है पड़ोस प्रथम की कि हम सार्क बनाए, अब सार्क में पाकिस्तान है, पाकिस्तान उसको चलने ही नहीं देता। ठीक, फिर चीन का अगर आप देखेंगे तो चीन से मेन क्या है, एक तो लद्दाख में जो चीनी घुसपैठ हो रही अभी अभी, इसलिए अभी ये ज़रूरी है चीन की, अभी एक समझौता हुआ है कि भाई फिर से पहले जैसी स्थिति में आप चल दो। दूसरा, चीन का रक्षा बजट देखो 222 बिलियन डॉलर है, भारत का 75 है। भारत का व्यापार घाटा भी बहुत ज़्यादा है चीन के साथ। ठीक, और चीन क्या कर रहा है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको, अभी हम देखें ना कि नेपाल में भड़का रहा है, भूटान में भड़का रहा है, बोल रहा है भारत क्या कर लेगा तुम्हारा, मैं हूँ ना, मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हारा। भारत क्या क्या कर रहा है, एक तो चीनी सेना जैसे आप डोकलाम में देखे होगे खड़ी हो गई, लद्दाख में खड़ी हो गई। हिंद प्रशांत नीति अभी हम देख रहे थे, इसी के लिए हम क्वाड बनाए। ठीक, तो ये चीन को काउंटर कर रहा है ना क्वाड से। इसके अलावा चीनी आर्थिक प्रभुत्व टिक टाक वाले जो थे वो कर दिए। ठीक, और भारत ग्लोबल साउथ का नेता बन रहा है। चीन सीमा विवाद की अगर आप बात करो तो 3 सेक्टर हैं अगर हम ऐसे देखें तो, एक ये वेस्टर्न सेक्टर है, यहाँ विवाद है। ठीक, फिर थोड़ा सा ये सेंट्रल सेक्टर है, यहाँ चुंबी वैली वाला विवाद है, ये ज़्यादा नहीं है। और ये जो इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर, तो यहाँ अरुणाचल को चीन बोलता है पूरा हमारा है। तो आपसे जैसे बोले ना भारत चीन सीमा विवाद क्या है, तो आप तीनों को अलग अलग बताओ कि सर एक पश्चिमी में है, एक मध्य में है और एक पूर्वी सेक्टर में है भारत चीन सीमा विवाद। फिर अलग अलग समझौते हुए हैं, वो तो ठीक है। फिर एक नदी जल प्रबंधन है। नदी जल प्रबंधन क्या है कि जैसे चीन से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, अब चीन से ब्रह्मपुत्र नदी अगर बहती है तो चीन अगर उसमें बांध बना दिया तो भारत के पास पानी नहीं जाएगा। भारत से जो नदी बहती है जैसे गंगा जा रही बांग्लादेश, भारत अगर बांध बना दिया तो बांग्लादेश भूखा मर जाएगा। भारत सिंधु का पानी नहीं जाने दिया, पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं कि देशों के बीच क्या है, दिक्कत है इस टाइप की, मतलब नदी की। और नदी मान लो बांध बनाए तो भूखा मर जाएगा, और अगर बांध को खोल दिए तो बाढ़ से मर जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कि नदी का जो है वो प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए। जैसे तिस्ता है आपका। इसके अलावा डाटा साझाकरण जो बोलते हैं कि भाई कितना पानी आया, कितनी बारिश हुई, ये बताना चाहिए। भारत का नदी जल सहयोग, जैसे सिंधु जल संधि हुई पाकिस्तान के साथ। ठीक, 66 में भारत बांग्लादेश के बीच, 54 में कोसी से। जैसे नेपाल भूटान के साथ भारत बढ़िया कर रहा है, भारत बांध बना रहा है, बोल रहा है तुम बढ़िया से जल विद्युत बनाओ और हम खरीदेंगे। फिर भारत नेपाल का क्या संबंध है, भारत का आपस में धार्मिक सांस्कृतिक बहुत पुराना संबंध है और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अब नेपाल की दिक्कत ये है कि भाई नेपाल को अगर कोई सामान अपना बेचना है तो नेपाल तो सीधा समुद्र से जुड़ा नहीं है, तो भारत के रास्ते ही ले जाएगा, इसलिए नेपाल ना हमारे ऊपर डिपेंडेंट था। अभी चीन बोल रहा है कि मैं भेजूंगा ना भाई, मेरे रास्ते से ले जाना, तुम भारत से लड़ो। तो ये चीज़ है, कनेक्टिविटी परियोजनाएं हो रही कि हम BBIN, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया आपस में जोड़ना, रोटी बेटी जो मैं बता रहा था। चुनौती क्या है, एक तो चीन का प्रभाव हो रहा है, नेपाल अभी आक्रामक रूप, काला पानी बोल रहा है हमारा है। ठीक, इसके अलावा नेपाल को व्यापारिक घाटा होता है इसलिए। इसके अलावा भारत के ऊपर बोलता है कि तुम हमारे ऊपर बिग ब्रदर जैसा व्यवहार करते हो, और अप्रतिबंधित कोई भारत में अपराध करता है नेपाल भाग जाता है। ये चीज़ इसलिए मैं इसको स्पेसिफिक बता दिया कि ये हर जगह काम आएगा। जितने पड़ोसी देश हैं ना, सब यही चिंता करेंगे। और कदम क्या क्या करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, जो भी मुद्दे हैं विवाद के उसको बैठ के समझाएंगे, लोगों के बीच मध्य संपर्क है उसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक, भारत भूटान का क्या है, रणनीतिक महत्व है, जल विद्युत वहाँ होती है उसको हम खरीदते हैं, दोनों का फ़ायदा होता है। पर्यावरण संरक्षण, सार्क, बिम्स्टेक, इनमें वो है। चुनौतियाँ क्या हैं, वही उग्रवादी एक चुनौती होगा,
एक नेपाल बोलता है कि तुम अगर रोड बनाओगे ना तो हमारे यहाँ पर्यावरण को दिक्कत है, तो एक चुनौती वो है। आगे की राह में क्या है कि भूटान के ऊपर और ज़्यादा भारत निवेश करे, अच्छे से बातचीत करे। तालिबान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में सुरक्षा के लिए, अफ़गानिस्तान जैसे हमको अगर मान लो मध्य एशिया जाना है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो अफ़गानिस्तान के रास्ते ही जाएंगे, इसलिए भारत और अफ़गानिस्तान का संबंध अच्छा होना चाहिए। वहीं से हम तापी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं कि ऊर्जा लाएंगे, तो तापी मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो अफ़गानिस्तान से अच्छे संबंध होंगे तभी तो ऊर्जा आएगी। तो ये सब हमारे आपस में अच्छे संबंध हैं। चुनौती सबसे ज़्यादा तो अभी तालिबान आ गया, चरमपंथी है। इसके अलावा पाकिस्तान वहाँ ज़्यादा प्रभाव बना रहा है। इसके अलावा महिला के अधिकार की बात भी हम करते हैं। आगे की राय ये बोली जाती है कि तालिबान के साथ अच्छे से बातचीत करें ना, मतलब हम ये बोलें, भारत बोला कि अफ़गान के नेतृत्व वाली, अफ़गान के स्वामित्व वाली और अफ़गान के द्वारा नियंत्रित शांति प्रक्रिया हो, जिससे हम उनका सपोर्ट करेंगे। ठीक। उत्तर पूर्व में स्थित जो पड़ोसी देश हैं, चिंता का विषय क्या है कि एक तो अधोसंरचना खराब है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, खुली सीमा है। ठीक। उसके अलावा ये नारकोटिक्स है यहाँ थाईलैंड, लाओस, म्यांमार में, जो ट्रायंगल बोलते हैं हम। फिर शरणार्थी समस्या है रोहिंग्या की, और जो भी परियोजना भारत बोलता है ना उसको क्रियान्वित नहीं कर पाता, वो भी एक दिक्कत है। देखो, एक मादक पदार्थ, मतलब आप बेसिक ना मुद्दे समझो कि अच्छा पूर्वोत्तर में क्या है, एक मादक पदार्थ की तस्करी होती है, एक सुरक्षा वाली दिक्कत है, एक रोड सही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये दिक्कत है। और ये अगर भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनको अगर आपको विकसित करना है तो बांग्लादेश से आपका अच्छा संबंध होना चाहिए, इधर म्यांमार से अच्छा संबंध होना चाहिए, और व्यापार संबंध बढ़ाएं, सामरिक सहयोग बढ़ाएं, तो ये सब हम कर सकते हैं। श्रीलंका एक बस ये पूछ सकता है कच्छा तीवी, क्योंकि अभी वो था, तो कच्छा तीवी एक द्वीप है जिस पे ना विवाद है, मतलब यहाँ क्या है, मछली श्रीलंका का है, भारत दे दिया था कि ले लो। अब वहाँ ना मछली पकड़ने भारत के मछुआरे जाते हैं, श्रीलंका गुस्सा आ जाता है कि यार ये दिक्कत हो रही, तो वही दिक्कत है कच्छा तीवी, बस नाम याद रखना। और मालदीव क्या है, मालदीव एक छोटा सा द्वीप है, वो इतना छोटा है कि भारत ना एक बार वहाँ डुब समुद्री डाकू जाके लूटने लगे थे, तो भारत जाके छुड़वाया था। पानी की दिक्कत हो गई थी, भारत जाके दिया था पानी। कोविड-19 में भारत मदद किया था। तो वही है, वो ध्यान रखना कि भाई मालदीव हमारे लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक हमारा पड़ोसी है, दूसरा चीन यहाँ प्रभाव जमा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम चीन को काउंटर करें। ठीक। और किसी से भी अच्छे से संबंध रखना है तो क्या है, एक तो अच्छे से बातचीत करो, सहयोग करो, व्यापार करो, तो अच्छे से हो जाएगा। फिर एक है सासेक, मतलब साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसका बस नाम ध्यान रखना कि ये चीन का जो OBOR है ना, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसका एक विकल्प है। मतलब इससे हम क्या करेंगे कि कोऑपरेशन करेंगे। ठीक। इसमें परिवहन होगा, व्यापार होगा, ऊर्जा होगा, तो ये सब इसमें बात करेंगे। फिर भारत के अलग अलग समझौते हैं, तो इसको हम लोग, वीडियो ने तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इजराइल फिलिस्तीन, भारत इजराइल, ये मैं PDF भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, और थोड़ा सा हम लोग इसको समझते भी जाएंगे। और अगर आप लोग बोलेंगे तो ये बस एक इंट्रो वीडियो था कि आप लोग देखो ये इसको, तो बस उसी लिए था। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हम लोग डाल ही देंगे, और अगर आप इंटरव्यू वाले ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हैं तो उसमें आप जुड़ जाइएगा। मतलब नंबर मैं बता ही दिया हूँ, 887888000708, तो उसमें जुड़ जाइएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।